आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। ये एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है 5 AM सीरीज़, और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो, आपको इस पूरे सेशन में करना क्या है, ये पूरा का पूरा सेशन 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले हम कुछ लगभग 6 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोग एक नया जीनोम है उसके बारे में जानेंगे। जीनोम क्या होता है, APOE क्या होता है, आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब कुछ हिंदी में ही है। उसके बाद फेविपिराविर और ओमिफेनोविर क्या होता है, हबल टेलीस्कोप के बारे में, NGC 3895, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे काफ़ी टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के करेंगे और वो क्वेश्चंस भी अलग होंगे, ठीक है। सो आप लोग को करना क्या है, जब भी आप इसको क्लास जैसे आप कर रहे हैं तो ध्यान से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं उनको आप नोट डाउन जरूर से करो। एक नोट कॉपी बनाओ आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। पूरा का पूरा सेशन आपका हिंदी में है, जैसे मैंने आपको बताया। ये सेशन मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आप ये रीड कर सकते हैं मेरे बारे में। आई ऑल्सो टेक मैनी सेशंस जो आपका अनअकैडमी का मेन चैनल है। वहाँ पे द हिंदू एनालिसिस है और अलग अलग दूसरी सीरीज़ हैं, वो भी आई एम टेकिंग। बहुत समय से आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी। आप मुझसे अनअकैडमी में भी जुड़ सकते हैं, और काफ़ी सारे बैच कोर्सेज भी आपके अभी लॉन्च किए गए हैं, तो इनको भी आप कर सकते हैं। unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, और जो कोड है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो SPLIVE या SP10 कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप अटेंडेंस जरूर से दें, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम आप ज़रूर से बताएं। ये एक हैबिट डेवलप करो सुबह उठने का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली चीज़ तो हम लोग एक सही चीज़ पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, सुबह जल्दी उठना। दूसरी चीज़ें जो है फिर उसके बाद शुरुआत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये एक डिसिप्लिन लेकर आना है, और वो डिसिप्लिन आप तब लेकर आओगे जब हम एक प्रकार से अपने आप को पुश करेंगे कि नहीं, आज से मुझे सुबह उठना है, जल्दी से सारी चीज़ें, एक बार ये सेशन देखना है, फिर दूसरी जो चीज़ें आप देखते हो वो देखकर अपना खुद से भी पढ़ाई करना है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ने, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने फाइंड किया है नई संभावनाएं उन्होंने ढूंढी हैं, और ये रिलेटेड किससे है, चावल की उत्पादकता। जो चावल है, राइस है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, उसका उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढी हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। जीनोम क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है। देखो, सिंपल सी चीज़ आप ये समझो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जीव होंगे, उनका शरीर जिससे बना होता है वो किसका होता है, सेल का बना होता है। ये जो सेल है, अलग अलग जो सेल है, इन सेल के अंदर आपके DNA होता है, ठीक है। आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर आपके DNA होता है, और DNA के अंदर जीन प्रेजेंट होती हैं। अब ये जीन को, अगर आप सारे जीन को आप मिला लोगे, ये जीन सारे जीन मिलकर आपके ये जीनोम का निर्माण करेंगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं, जिसको हम जीनोम कहते हैं। मान लो अगर हमारे शरीर के जीनोम की बात करोगे तो वो जीनोम क्या होगा, सारे जीन मिलकर वो हमारा जीनोम बनाएंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक दिल्ली साउथ कैंपस, इनके द्वारा ये रिसर्च की गई है। चावल के जीनोम में एक क्षेत्र की पहचान की गई, एक क्षेत्र पाया गया है चावल के जीनोम में, जिससे कि जो उसका उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सकता है ना। इन सारे जीनोम को जब एक तरीके से एक सीक्वेंस में लगाया गया तो कई चीज़ें पाई गई, जैसे LGRPB 1121 और सोनासाल और बिंदली। ये अलग अलग आप कह सकते हो कि जब जीनोम को सीक्वेंस किया गया तो ये 4
ये जो 4 हैं, ये 4 जीन पाई गई जिनको कहा गया कि इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो चावल है उसके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको नोट करना है वो क्या नोट करना है, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो नोट करना है वो ये नोट यहाँ पे करना है कि मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि LGR PB1121 क्या है, सोनसाल क्या है, बिंदली क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये जो जीनोम है ये क्या होता है, जीनोम क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया जीनोम क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो चावल पाए जाते हैं उनके जो जर्म प्लाज्म हैं उनमें ज़्यादा अधिक विविधता है या डाइवर्सिटी है। मतलब जर्म प्लाज्म का मतलब आप ये मान लो कि जो जीनोम है इनका प्रेजेंट है इसमें अधिक विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, सो भारत के चावल में जो आप कह सकते हैं जो इसका जीनोम है उसमें अधिक विविधता है। अगर अधिक विविधता होगी तो इससे पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि हम इसका इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में तो कर ही सकते हैं। दूसरा, अगर कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन में जैसे मान लो कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ये जो विविधता है ये चावल को मदद करेगी उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें हमारी जीन डिसाइड करते हैं, इसी तरीके से अगर चावल में बहुत तरीके की जो जीन प्रेजेंट हैं तो वो उसकी विविधता को डिसाइड तो करती हैं, साथ में उसको बहुत सी चीज़ों से बचाती हैं। एक लंबे मतलब एक जीनोमिक क्षेत्र लगभग 6 MB का जीनोमिक क्षेत्र था, उसमें क्रोमोसोम 5 के केंद्र में असामान्य रूप से दबा हुआ न्यूक्लियोटाइड विविधता क्षेत्र था। तो एक छोटा सा एरिया था जिसे क्रोमोसोम 5, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये जीनोम में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, DNA है, जीन है, सो ये क्रोमोसोम 5 एरिया में पाया गया कि वहाँ पे जो 6 MB वाला जो एरिया है तो वो 6 MB का एरिया था और वहाँ पे काफ़ी अधिक विविधता थी। इसे कम विविधता वाले क्षेत्र या संक्षेप में LDR नाम दिया गया। ओवरऑल अगर आप देखोगे इसमें 2 चीज़ें आपको समझनी है कि ये विविधता क्षेत्र तो था लेकिन कुछ इलाके जो थे उसमें कम विविधता थी। ठीक है, लो डाइवर्सिटी रीजन था। अब देखो कहीं पे डाइवर्सिटी है, कहीं पे डाइवर्सिटी नहीं है, कहीं विविधता है, कहीं पे विविधता नहीं है, ये भी एक विविधता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जगह कम विविधता थी, कहीं पे अधिक विविधता थी, तो जहाँ पे कम विविधता थी उसको LDR नाम दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखो कि LDR क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। आधुनिक खेती वाले चावल की अधिकांश किस्में अगर आप देखोगे तो जैपोनिका और इंडिका जीनोटाइप, ठीक है, जैपोनिका और इंडिका जीनोटाइप से संबंधित हैं। ठीक है, जैपोनिका और इंडिका जीनोटाइप से ये संबंधित हैं। आगे के अध्ययन में ये पता चला है कि LDR क्षेत्र में एक QTL या क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस क्षेत्र होता है जो अनाज के आकार, वजन, विशेषता के लिए महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो LDR क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया LDR क्षेत्र क्या है, कम विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये जो कम विविधता वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका QTL प्रेजेंट है और ये जो QTL प्रेजेंट है ये हम कह सकते हैं कि अनाज के आकार और वजन की विशेषता को इम्प्रूव करने में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इस पूरे टॉपिक में पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि क्या है आपका जीनोम जो मैंने आपको बताया, फिर क्या है ये आपका LGR, PB112, सोनसाल, बिंदली, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि LDR होता क्या है, फिर हमने डिस्कस किया जो जैपोनिका और इंडिका जीनोटाइप है वो मैंने आपको बताया। फिर LDR क्षेत्र में जो QTL होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस क्या होता है, इसका क्या मतलब। तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। देखो हिंदी माध्यम में हमको ये समझना है कि ठीक है दूसरे विषय भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट साइंस से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछते हैं क्योंकि IAS का जो एग्ज़ाम है उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में होता है। तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण और जो साइंस के काफ़ी अधिक प्रश्न होते हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं APOE क्या है। इसको ध्यान से समझना है कि APOE क्या है। एक नई जो स्टडी हुई है कोविड-19 की गंभीरता, मतलब जो कोविड-19 के से रिलेटेड एक नई स्टडी हुई है, तो उसमें डेमेंशिया, जिसमें भूलने की बीमारी हुई है, तो इसमें कोविड-19 और डेमेंशिया को जोड़कर देखा गया है कि ये भी एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं। डेमेंशिया से जुड़ा एक फॉल्टी जीन होने के गंभीर कोविड-19 विकसित होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। एक फॉल्टी मतलब एक
आप कह सकते हो ख़राब जीन प्रेजेंट होता है, जिससे पॉसिबिलिटी अगर शरीर में प्रेजेंट है सो उससे पॉसिबिलिटी है कि हम ये कह सकते हैं कि गंभीर कोविड-19 की बीमारी हो सकती है। तो ये जो जीन है उस जीन का नाम रखा गया है APOE कहा जाता है। एक अलग रूप से मौजूद है जिनमें एक को E4 कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, APOE क्या है। ये एक ऐसा फॉल्टी जीन है जो शरीर में हो सकता है। अगर ये जीन प्रेजेंट होगा शरीर में तो फिर गंभीर कोविड-19 की स्थिति आपकी आ सकती है। और ये जो OPOE जिसे हम कह रहे हैं उसी ये जीन का नाम रखा गया है APOE। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पाया गया है कि डिमेंशिया वाले लोगों को गंभीर कोविड-19 का संभावना अधिक होती है। और ये भी पाया गया है कि APOE E4 जीनोटाइप वाले लोगों को APOE जीन के समान E3 फॉर्म वाले लोगों की तुलना में गंभीर कोविड-19। तो यहाँ पे अगर APOE E4 और E3 APOE, तो ये एक प्रकार की जीन है, अलग अलग जीन है। अगर ये प्रेजेंट हैं सो जो पॉसिबिलिटी है कि संभावनाएं हैं कि कोविड-19 की बीमारी हो सके वो काफ़ी अधिक हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड है। तो आरोग्य सेतु ऐप में अभी जैसे आप सभी को पता है कि निजता से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड होता है जिससे ऐप ये बनाया जाता है। जैसे अगर कोई ऐप का निर्माण किया जाएगा तो वहाँ पे कई प्रकार के कोड का इस्तेमाल करेगा, कोडिंग किया जाता है जैसे कंप्यूटर में, आप सभी को पता होगा। तो सोर्स कोड जो है आरोग्य सेतु ऐप के जो सोर्स कोड है अब उनको ओपन सोर्स बना दिया गया, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना। ओपन सोर्स क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसे ओपन सोर्स बना दिया गया। अब डेवलपर समुदाय के लिए स्रोत कोड का खोलना भारत सरकार की पारदर्शिता, आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी का जो सिद्धांत है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया एक प्रोग्राम है, इसको याद कर लो, आज के पेपर में ही मतलब आया था। अगर आप देखोगे, अगर आप पेपर पढ़ोगे मतलब, तो बग बाउंटी प्रोग्राम था। बग बाउंटी प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है। तो ये जो है बग बाउंटी जो प्रोग्राम है, इस बग बाउंटी प्रोग्राम में भी ये कहा गया कि आके लोग देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कमियां हैं इस ऐप में वो बता सकते हैं और उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये सरकार का प्रोग्राम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आप ध्यान रखो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है वो सॉफ्टवेयर को, उसका कॉपीराइट होता है उसमें, वो उसको ओपन कर देता है और कोई भी उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसमें अगर कुछ बदलाव करना है वो बदलाव कर सकता है। सो उसमें क्या, उस सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाने के लिए बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लेनमार्क टू कंडक्ट। जो ग्लेनमार्क है फेथ के परीक्षणों का संचालन करेगा। सो यहाँ पे ग्लेनमार्क जो है फेथ ट्रायल करेगा। एक ट्रायल है जिसका नाम रखा है फेथ। ठीक है, सो फेथ में अगर आप देखोगे तो फेथ में FA विपिरविर प्लस आई। देखो इसमें FA क्या है ये ध्यान रखना। फेथ ट्रायल का मतलब क्या, FAI और आपको ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे FA क्या है, FA बेसिकली है, FA का मतलब है विपिरविर प्लस आई जो है इसमें है फेनोविर। ठीक है, एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल जो आपका किया जाएगा इंडियन हॉस्पिटल्स में, इनका आपका किया जाएगा। तो फेथ ट्रायल बेसिकली इन दवाइयों से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कोविड-19 है, सो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सी दवाइयाँ बनाई जा रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो जो ये फेविपिराविर है और जो आपका ओमीफेनोविर है, ये जो दवाइयाँ हैं इनका ये एंटीवायरल हैं। वायरल का मतलब क्या होता है कि वायरस के खिलाफ ये इस्तेमाल की जाएंगी। तो ये दवाइयाँ आपकी बनाई गई हैं, इनको बनाने की घोषणा आपकी की गई है। ठीक है, सो इसके लिए जो ट्रायल किया जाएगा उसका नाम फेथ ट्रायल रखा गया है। तो ये दोनों जो दवाइयाँ हैं इनका क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा, इससे रिलेटेड आपका जो एक ट्रायल किया जाएगा उसका नाम रखा गया है फेथ ट्रायल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हबल टेलीस्कोप। हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है और NGC 3865। तो NGC 3865 की अगर आप बात करें सो ये लगभग 161 लाइट ईयर, इतना प्रकाश वर्ष दूर है
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये एक प्रकार का आप ये कह सकते हो कि ये एक तारामंडल के रूप में है, या आकाशगंगा आप कह सकते हो। आकाशगंगा की खोज की गई थी। अगर आप देखेंगे ये जो गैलेक्सी है या जो आकाशगंगा है, इसकी खोज जर्मन बॉर्न ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने किया था 18 मार्च 1970 में, 18 मार्च 1990 को ये की थी। और अलग अलग जो इसके अदरवाइज इसका नाम भी रखा गया था, जैसे LED 36907, UGC 785, KPG 33b, और आपका जो NGC 985 का डायमीटर देखोगे तो लगभग 45,000 लाइट ईयर है। तो देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि NGC 385 रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या था, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है, एक आकाशगंगा है जिसका खोज किया गया था। अब यहाँ पे आपसे जो ध्यान रखना है, हबल की कक्षा की अगर आप बात करें, सो जो हबल है वो ऑर्बिट करता है अर्थ के, है ना, पृथ्वी के विकृत वातावरण के ऊपर है, जो हमें ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और नई उम्मीदें खोलने के लिए आवश्यक उच्च जो रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन का एक आप कह सकते हो अवलोकन प्रदान करता है। मतलब इनके बारे में हमें ग्रहों, तारों, इनके बारे में जानकारी देता है। ये एक प्रकार का हबल एक टेलीस्कोप है। दूरबीन ज़मीन से लगभग इतने किलोमीटर है, तो इतना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 28,000 किलोमीटर आप कह सकते हो पर आवर की स्पीड से, लगभग 1700 मील प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और एक कक्षा का पूरा करने में 96 मिनट का समय इसको 96 मिनट का समय इसको लगता है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपका हबल टेलीस्कोप है। नेक्स्ट जो है तियानवेन-1 क्या है, ध्यान से समझो। तियानवेन-1 क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तियानवेन-1 पूछा जा सकता है क्या है, तो जुलाई में चीन अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च करेगा। तो तियानवेन-1 चीन का पहला मंगल मिशन है, ठीक है, और जिसके 2021 तक पहली तिमाही में मंगल ग्रह की सतह पर उतरने की उम्मीद है। मिशन की सफलता चीन को, आप कह सकते हो कि चीन को तीसरा देश बना देगा जो मार्स पे लैंड करेगा। USSR और यूनाइटेड स्टेट के बाद ये तीसरा देश बना है। तो इसका नाम तियानवेन आपके रखा गया है, पुराने एंशंट पोयम के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप कह सकते हो कि रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा। एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसके हिसाब से इसको उठाया जाएगा। ये जो है इसको उठाया जाएगा। चीन का जो पिछला जो हम कह सकते हैं कि यिंगहुआंग, ठीक है, ये 1 था। तो ये बेसिकली ये भी मार्स मिशन था, जो कि एक रूसी अंतरिक्ष यान पर रंजित था, विफल हो गया था। ये विफल हो गया था। अब ये दूसरा मिशन है जिसको लॉन्च करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका मिशन है। सो दूसरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मेनली रिलेटेड है कि हमारे देश में एक फ्रेंडशिप और इंटीग्रिटी, आप कह सकते हो कि एक साथ बांधने दोस्ती है और अखंडता है, उसके साथ बांधने की बात है। तो उसमें अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो आपस में शेयर करें, एक दूसरे को जानने में मदद करें। ऐसी चीज़ें संस्कृति है, भाषा, व्यवहार, भोजन, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य है कि देश की अखंडता जो है वो रहे, एक दूसरे की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी हो। तो मिजोरम की बात करें तो जिसे इस अभियान में बिहार के साथ जोड़ा गया, तो अलग अलग राज्यों को जोड़ा जाता है जिससे कि वो अपने एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सके और वे बिहार की भाषा, संस्कृति, विरासत, इसके बारे में जानकारी करेंगे। बिहार को मिजोरम के बारे में जानकारी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रीलिम्स का जो प्रश्न है वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। आखिर वो प्रश्न आपका क्या है और कौन कौन से जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। सो IMD की बात करें, जो भारत का मौसम विभाग है, तो वो सीवियर हीट वेव है ना, सीवियर हीट वेव, अधिकतम जो तापमान है सीवियर हीट वेव के आधार पर गंभीर गर्मी की लहर की घोषणा अगर तापमान कितने डिग्री ऊपर है, सो कम से कम 2 दिनों के लिए लगातार हो और 2 दिनों के कम से कम 2 स्टेशनों में मिले, इस दूसरे दिन घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे किस स्थिति में सीवियर हीट वेव या आप कह सकते हो गंभीर गर्मी की लहर के रूप में बोला जाता है, तो ये जब टेम्परेचर आपका 47 डिग्री से अधिक हो। तो देखो, जब हीट वेव की बात करोगे है ना, तो जो आपके मैदानी इलाके हैं उन मैदानी इलाकों में अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे हम हीट वेव की स्थिति कह देते हैं। और अगर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सीवियर हीट वेव्स की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये आप नोट कर सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा जुलाई में अपने मंगल, अगर आप देखेंगे
तो ये एक एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करने जा रहा है ना, अन्वेषण मिशन को एक्सप्लोरेशन मिशन का लॉन्च करने जा रहा है। सो इस मिशन का नाम क्या है, सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है मंगल 2020 या मार्स 2020 मिशन भी रखा गया है। तो ये जो मार्स 2020 मिशन है, ये मार्स रोवर मिशन है, नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, और इसमें बहुत तरीके के रोवर्स हैं, और ये प्लान किया गया है 17 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा, और जिस जगह ये उतरेगा, मार्स के जिस जगह पे ये उतरेगा, उसका नाम रखा गया है, ये आप लिख सकते हो G0 नाम का जो क्रेटर है, आप कह सकते हो बहुत बड़ा एक गड्ढा है, उस पर वो उतरेगा। कब उतरेगा? 18 फरवरी 2021 को, है ना, ये आपका उतरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और NBPCL के बीच हाल ही में एक MOU के तहत आप कह सकते हो कि MOU साइन किया गया है, और वित्त पोषित की जाने वाली प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। बसनिया बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ जो परियोजना है, ढिंढोरी, चिकी, बोरस बहुउद्देशीय परियोजना, नरसिंहपुर आदि किस राज्य में? तो ये अलग अलग आपके जैसे बसनिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ढिंढोरी, चिनकी या प्रोजेक्ट नरसिंहपुर, ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी का पार्ट रहेंगे, और ये MOU साइन किया गया है इनके बीच में, जैसे मैंने आपको बताया PFC और NBPCL के बीच में ये MOU साइन किया गया है, और ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, जो बिजली उत्पादन के लिए है, उसके लिए मतलब लाइटें बनाई जाएंगी। पावर कंपोनेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, मतलब इरिगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब प्रयास आपका किया जाएगा। वर्षा और बाढ़ की शुरुआत के बीच कितने घंटे से कम समय का अंतर होने से फ्लैश फ्लड की नियमित बाढ़ से अलग किया जा सकता है? मतलब अगर फ्लैश फ्लड की बात की जाए, सो उसको आप कैसे अलग कर सकते हो फ्रॉम रेगुलर फ्लड, है ना, समय के अनुसार, और कितने घंटे का टाइम होना चाहिए रेनफॉल और फ्लड शुरू होने में, ये जो समय है। तो इसकी अगर आप बात करोगे तो ये लगभग आपका होना चाहिए 6 घंटे का समय, ये आपको ध्यान में रखना। तो फ्लैश फ्लड में एकदम से तुरंत तेज़ी से जो है बाढ़ आ जाती है। रैपिड क्रेडिट सुविधा RCF और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI जो ऑफ़र करता है क्विक लोन, तुरंत जो लोन है वो ऑफ़र करता है बहुत ही कम रेट पे लो इनकम कंट्रीज़ के लिए। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, सुविधा प्रदान करता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोवाइड किया जाता है IMF के द्वारा। ठीक है, तो म्यांमार को हाल में ही $700 मिलियन दिया गया है इसके तहत, $700 मिलियन, इसलिए हम ये टॉपिक को कर रहे हैं। और म्यांमार की सरकार की बात करें तो कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ प्लान उन्होंने बनाया है। इकोनॉमिक रिलीफ प्लान जो है कोविड-19 के द्वारा बनाया गया है, इकोनॉमिक रिलीफ प्लान कोविड-19 के द्वारा बनाया गया है, और बहुत से इश्यूज़ इससे अराइज भी होंगे। मतलब मेनली इस प्लान के तहत जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म है, कपड़ा का जो इंडस्ट्री है, इन सब चीज़ों के लिए फिर बजट में भी इसका पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है, तो आपको पता होना चाहिए रैपिड क्रेडिट सुविधा कौन प्रोवाइड करता है, और रैपिड फाइनेंसिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किसके अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में घोषित किया है कि सरकारी जो टेंडर्स हैं, जो निविदाएं हैं, और ₹25 करोड़ रुपए केवल स्थानीय सरकारी पंजीकृत ठेकेदारों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, सो जो टेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो लगभग 25 करोड़ के वो लोकल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिया जाएगा। ये किसने इसको किया है? सो ये जो है आपका किया गया है झारखंड के द्वारा। ये कदम जो उठाया गया है वो झारखंड के द्वारा उठाया गया है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य में, नेक्स्ट जो देखते हैं, किस राज्य में केंद्र सरकार ने चालू रबी मौसम के दौरान मूल्य समर्थन योजना मतलब प्राइस सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, PSS जिसे कहते हैं, के तहत चना, मसूर, सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को इस योजना के तहत प्रति किसान 25 क्विंटल प्रति दिन की खरीद की सीमा को हटा दिया है। मतलब किसान अब अपनी पूरी रबी की फसल एक बार में बेच सकेगा, एक बार में वन गो में अपनी रबी फसल बेच सकता है। तो ये जिस राज्य ने किया है वो है आपका मध्य प्रदेश ने ऐसी सुविधा की है। नेक्स्ट जो देखते हैं, एनुअल जो खीर भवानी मेला है, ठीक है, जो कि 30 मई
30 मई को वार्षिक जो खीर भवानी मेला है, किस राज्य के, आप कह सकते हो किस राज्य में जो धर्मोर्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो तलमुला विलेज ऑफ गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट, इसमें कैंसिल किया गया है बाय धर्मार्थ जो ट्रस्ट है उसके द्वारा। तो ये किस राज्य में मेला मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का ये है, तो ये आपको याद रखना अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो एनुअल खीर भवानी मेला है तुलमुला गंडरबल जो कि एक ज्येष्ठ अष्टमी के समय मनाया जाता है, हिंदूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मेनली कश्मीरी पंडित पे इन्वॉल्व रहते हैं। और फेमस जो रगियाना देवी टेम्पल है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और माता खीर भवानी के नाम से उनको जाना जाता है। तो खीर भवानी मेला वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये डेजर्ट लोकस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। जो टिड्डी का जीवन काल है वो केवल 90 दिनों का होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में एक टिड्डा झुंड एक दिन में 35,000 से अधिक लोगों द्वारा खपत के लिए बनाई गई फसलों को नष्ट कर सकता है। वे अलग अलग मौसम और क्षेत्रों के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। डेजर्ट टिड्डे हवा के साथ चलते हैं और हवा के आधार पर लगभग 16 से 19 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ते हैं। एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर से 130 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे राजस्थान जैसे इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा लोकस्ट टिड्डे देखने को मिले हैं। तो ये जो है ये गलत है कि वो अगर आप देखोगे सो अलग अलग मौसम में क्षेत्रों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत तेज़ी से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, वेदर और रीजन के अनुसार अपने आप को तुरंत बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अगर मौसम बदलेगा तो वो मर जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, ये जो दवा है ये ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जो डिजीज़ है इनमें से कौन सा डिजीज़ इसमें ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत ही फैक्चुअल है। सो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस ये इसको ट्रीट नहीं किया जाए। बाकी तो आप कह सकते हो कि अलग अलग ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपका शरीर का इम्यूनिटी जब आपके खिलाफ आ जाती है तो उसे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। सो ये आपका आज का टॉपिक है। आज के हमने काफ़ी सारे टॉपिक दिए, आई होप ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है एक हैबिट डेवलप करो कि सुबह जो है हमको ये देखना ही है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।